तो हेलो। तो बच्चों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी सोशल साइंस की चर्चा आरंभ करेंगे। बच्चों, साइंस का पेपर है। इसमें 4 विषय होते हैं: इतिहास, भूगोल, भारतीय राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान, और अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आज बच्चों शुरुआत करेंगे इतिहास और भूगोल की। और बच्चों, शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा। कोशिश बहुत मशक्कत से कीजिए। आप लोग प्रयास बहुत सही दिशा में और मेहनत से और सटीक होना चाहिए। बच्चों, एक बड़े प्रसिद्ध शायर हुए हैं और नाम है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार ने लिखा, कौन कहता है आसमां में सूरज नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार कह रहे हैं कि आसमान में भी छेद किया जा सकता है, बस कोशिश दुरुस्त होनी चाहिए, कोशिश बड़ी होनी चाहिए। बच्चों, आज हम लोग करते इतिहास से। सबसे पहले इतिहास क्या है? जो विषय प्राचीन काल में घट चुके हैं, जो घटनाएं प्राचीन घट चुकी हैं, उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। बहुत से लोग ये तर्क देते हैं, इतिहास का अध्ययन क्यों? इतिहास का अध्ययन इसलिए क्योंकि इतिहास प्राचीन जो हमसे गलतियां हुई हैं उसको सुधारने का मौका देता है, और जो हमसे हमारी जो खूबियां हैं उन खूबियों के आधार पर आगे बढ़ने का मौका अगर हमको कोई देता है तो वो इतिहास देता है। और बच्चों, इतिहास में जो आज पहला पाठ हम लोग पढ़ेंगे वो है पाषाण काल। मगर पाषाण काल की चर्चा करने से पहले मैं आपको इतिहास के प्रकारों की चर्चा कर लूं। इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं: प्राक इतिहास या प्री हिस्ट्री, आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री, और इतिहास या हिस्ट्री। वह काल जिस काल में मानव को लिपि की जानकारी नहीं थी उसको हम लोग प्राक इतिहास कहते हैं, उसको हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं, और इसका उदाहरण है पाषाण काल। फिर दूसरे प्रकार के इतिहास को हम लोग आद्य इतिहास कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? इतिहास का वह समय जिसमें मानव को लिपि की, मगर उस लिपि को हम लोग आज तक पढ़ नहीं सके हैं, उसको आद्य इतिहास कहते हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता, ये आद्य इतिहास का उदाहरण है। और तीसरा काल उसको कहते हैं इतिहास या उसको कहते हैं हिस्ट्री, वह काल जिसमें मानव को लिपि की जानकारी थी और उस लिपि को हम लोग पढ़ भी सके हैं, तो उसको हम लोग इतिहास या हिस्ट्री कहते हैं। बच्चों, और इसका उदाहरण है वैदिक काल, बौद्ध काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल, इतिहास के उदाहरण हैं। और बच्चों, आज हम लोग जो पहला पाठ पढ़ेंगे वो है पाषाण काल। पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पाषाण काल का नाम पाषाण काल क्यों है? पाषाण काल को इसलिए पाषाण काल कहते हैं क्योंकि इस काल के मनुष्य जो थे, जो भी उपकरण का उपयोग करते थे, जो भी औजार का उपयोग करते थे, सब पत्थर के बने हुए थे। इसलिए इसको हम लोग पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल इतिहास का सबसे लंबा काल पूरा पाषाण काल है। और पूरा पाषाण काल में इस धरती में जो मानव रहते थे उनमें
सबसे पुराना मानव पूरा पाषाण काल में अफ्रीका में हुआ, जिसको ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकेनस कहते हैं। ऐसा ही मानव चीन में हुआ, जिसको पीकिंग मानव कहते हैं। ऐसा ही मानव इंडोनेशिया में था, जिसको जावा मानव कहते हैं। और भारत में भी पूरा पाषाण काल में मानव रहते थे। शिवालिक पर्वत श्रेणी में उनका अस्थि मिली है, उसको हम लोग रामापिथिकस कहते हैं। बच्चों, पूरा पाषाण काल में सबसे पहले हम लोग चर्चा करें, जो पूरा पाषाण काल है इसको 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उच्च पूरा पाषाण काल। बच्चों, निम्न पूरा पाषाण काल, सबसे पहला काल जो पूरा पाषाण काल का है वो निम्न पूरा पाषाण काल है। और निम्न पूरा पाषाण काल की 2 प्रकार की संस्कृतियां भारत में मिली हैं। पहली है चापर चापिंग संस्कृति, और चापर चापिंग संस्कृति का दूसरा नाम है सोहन संस्कृति, क्योंकि इसके साक्ष्य पंजाब के सोहन के आसपास मिले हैं। अच्छा, इसके जो दूसरे साक्ष्य हैं निम्न पाषाण काल के, वो हैंड एक्स संस्कृति। और जो हैंड एक्स संस्कृति, जिसको हम लोग कहते हैं हस्त कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी ये कहाँ मिली है? मद्रास के पास पल्लवरम से मिली है, इसलिए इसको मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। तो इस प्रकार निम्न पाषाण काल की 2 विशेषताएं हुई। पहली चापर चापिंग, जो कि क्या कहते हैं सोहन संस्कृति, और दूसरी हैंड एक्स, और जिसको हम लोग कहते हैं मद्रास संस्कृति। अच्छा, जो हैंड एक्स है मद्रास संस्कृत कहते हैं। हैंड एक्स की खोज 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान पर रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। और रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारत में पाषाण काल का जनक कहा जाता है। और निम्न पाषाण काल का एक और साक्ष्य 1982 में अरुण सोनकिया ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हथनौरा से प्राप्त किया था। और हथनौरा में मानव का मस्तिष्क मिला है, कपाल खोपड़ी मिली है, जो भारत में सबसे पुरानी मानव अस्थि का उदाहरण है, खोपड़ी का उदाहरण है। बच्चों, निम्न पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज। अब ये है मिडिल पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। तो जैसे निम्न पाषाण काल में चापर चापिंग था, हैंड एक्स था, तो वैसे ही मध्य पाषाण काल में थे फलक मतलब पत्थरों के धारदार टुकड़े। और मध्य पाषाण काल में उपकरण खोज किसने की? हसमुख धीरजलाल संकालिया ने की है। फलक संस्कृति इसको नाम दिया है। और जो इसका तीसरा भाग है उसको कहते हैं उच्च पाषाण काल। उच्च पाषाण काल आज से लगभग 1 लाख साल पहले, 1.5 लाख साल पहले उच्च पाषाण काल शुरू हुआ। अपर पैलियोलिथिक एज शुरू हुआ। और उच्च पाषाण काल की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। मानव को आग की जानकारी उच्च पाषाण काल में हुई। मानव को अग्नि की जानकारी उच्च पाषाण काल में हुई। और उच्च पाषाण काल में ही आधुनिक मानव होमो सेपियंस के अस्तित्व मिलता है, जानकारी मिलती। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोग पूरा पाषाण काल की चर्चा कर रहे हैं। और पूरा पाषाण काल को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। निम्न पाषाण, मद्रास संस्कृति, सोहन संस्कृति। मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या है? फलक संस्कृति। उच्च पाषाण काल की विशेषता क्या है? ब्लेड संस्कृति, आग की खोज और होमो सेपियंस मानव का उदय। बच्चों, पूरा पाषाण काल के बाद जो अगला काल है उसको पूरा पाषाण काल के बाद जो अगला काल है वो मध्य पाषाण काल। मगर यहाँ पर हम लोग पूरा पाषाण कालीन स्थल पढ़ेंगे। इस स्थलों में देखिए, पहला स्तर पहलगाम है। पहलगाम कहाँ? जम्मू कश्मीर में है।
और यहाँ पर हस्त कुल्हाड़ी मिली, हैंड एक्स मिली है। अच्छा, दूसरा स्थल पोतवार है, और पोतवार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, यहाँ से भी हैंड एक्स मिली है, हस्त कुल्हाड़ी मिली है। फिर उसका तीसरा हथनौरा है। अच्छा, हथनौरा के बारे में हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हथनौरा में अरुण सोनकिया ने 1983 में सबसे पहले एक अस्थि, खोपड़ी की अस्थि ढूंढी थी, जो भारत में सबसे पुरानी अस्थि है। ये कहाँ से मिली? हथनौरा से। फिर भीमबेटका, मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाएं भोपाल के दक्षिण में हैं, और भीमबेटका में पूरा पाषाण काल के मानव द्वारा निर्मित पत्थर की गुफाएं मिली हैं, जो कि भारत में सबसे प्राचीनतम गुफाएं हैं। भीमबेटका के बाद आदमगढ़, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर शिल्प उपकरण मिले हैं। आदमगढ़ के बाद पल्लावरम। अच्छा, पल्लावरम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1863 में पल्लावरम में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने चेन्नई के पास किसकी खोज की थी? पहली बार हैंड एक्स की खोज की थी, हैंड एक्स की खोज की थी। फिर अतिरमपक्कम, अतिरमपक्कम भी कहाँ है? मध्य प्रदेश के। अतिरमपक्कम भी कहाँ है? मद्रास में है, चेन्नई के पास है, तमिलनाडु में है, और यहाँ पर भी हमको हस्त कुल्हाड़ा या हैंड एक्स मिला है। उसके गुड़ियाम, गुड़ियाम भी तमिलनाडु में है, यहाँ से हमको फलक मिले हैं और ब्लेड मिले हैं, हैंड एक्स मिला है। उसके बाद नेवासा और चिरकी, ये महाराष्ट्र में हैं, यहाँ पर मध्य पूरा पाषाण युगीन उच्च कोटि के उपकरण मिले हैं। तो ये प्रमुख स्थल किसके हैं? पूरा पाषाण काल के। बच्चों, अब हम लोग पूरा पाषाण काल के बाद चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल। जैसे यहाँ पे बात को क्लियर कर लें, जैसे रात के बाद दिन नहीं आता और दिन के बाद रात नहीं आती, रात के बाद भोर होती है और भोर के बाद दिन आता है, दिन के बाद संध्या होती है और संध्या के बाद आती है। तो भोर और संध्या में विशेषता क्या? संक्रमण काल, ट्रांजिशन पीरियड। वैसे मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का छोटा संक्रमण काल कौन सा है? मध्य पाषाण काल है, संक्रमण काल है, ट्रांजिशन पीरियड है। अच्छा, इस काल में पृथ्वी में उथल पुथल हुई, जंगल दूर दूर हो गए, तो शिकार करना मुश्किल हो गया। जब शिकार करना मुश्किल हो गया तो मानव ने मध्य पाषाण काल में एक नया उपकरण बनाया और नाम था धनुष बाण। अच्छा, धनुष बाण मानव निर्मित पृथ्वी पर सबसे पहला प्रक्षेपास्त्र था, मिसाइल था। अच्छा, शुरू में जो धनुष बाण बनाया तो बाण के सिरे पर कुछ लगा नहीं था, तो बाण दूर तक नहीं जाता था। तो मानव ने बाण के सिरे पर बांधने के लिए छोटे छोटे नुकीले पत्थर तैयार किए। इन नुकीले पत्थरों को लघु पाषाण कहते हैं, माइक्रोलिथिक कहते हैं। मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता लघु पाषाण है और धनुष बाण है। अच्छा, भारत में मध्य पाषाण काल का जनक सीएल कार्लाइस को कहा जाता है, जिन्होंने माइक्रोलिथ ढूंढे, लघु पाषाण ढूंढे हैं। क्या ढूंढे बताओ? लघु पाषाण ढूंढे हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा काल कौन सा? नव पाषाण काल। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा क्या? पूरा पाषाण काल 3 भागों में बटा है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। उसके बाद हमने पढ़ा मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। अच्छा, मेसोलिथिक एज में 2 विशेषताएं, धनुष बाण की खोज और लघु पाषाण की खोज। फिर बच्चों नव पाषाण काल, आज से लगभग 50,000 साल पहले, 40,000 साल पहले, नियोलिथिक एज। और नव पाषाण काल की विशेषता क्या है? नव पाषाण काल की बेटा विशेषता यह है कि नव पाषाण काल क्रांतियों का काल है। 4 क्रांतियां हुई और आज भी दुनिया उन्हीं क्रांतियों पे चल रही है। नव पाषाण काल में पहली क्रांति पशुपालन हुई, पशुओं को पाला गया। नव पाषाण काल में दूसरी क्रांति खेती शुरू हुई। नव पाषाण काल में तीसरी क्रांति मिट्टी के बर्तन बनाए गए। नव पाषाण काल की चौथी क्रांति पहिए की खोज की गई। आज की सभ्यता भी पशुपालन, खेती, बर्तन और पहिए पर आधारित है। और ये क्रांतियां किस काल में हुई थी? नव पाषाण काल में हुई थी। बच्चों, अब हम लोग देखें मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के प्रमुख स्थल। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के प्रमुख स्थलों की चर्चा कर लें। आ गए स्थल, मध्य पाषाण कालीन स्थल।
मध्य पाषाण काल का पहले स्थल बागौर, बागौर कहाँ मिला? राजस्थान में, भीलवाड़ा जिले में। और यहाँ पर क्या मिला है? मध्य पाषाण काल के लोगों का आवास मिला है। बागौर के बाद लंगनाज, लंगनाज कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ बेटा? गुजरात में है। और गुजरात में जो लंगनाज है, यहाँ रेत का ठोस टीला मिला है। उसके पास 1400 मिले हैं, अस्थि कंकाल मिले हैं लंगनाज गुजरात में। और उसके बाद सराय नहर राय उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर बेटा? सराय नहर राय उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर भी मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के मुख्य बात स्तंभ गर्त मिले हैं सराय नहर राय में। मध्य पाषाण काल के सीधे गड्ढे हैं, उनमें लोग रहा करते, स्तंभ गर्त। और यहाँ पर शवाधान मिला है। शव को कैसे दफनाया गया है? पश्चिम की ओर सिर रखा गया है और पूर्व की ओर पैर रखे गए हैं। ये शवाधान सराय नहर राय में मिलता है, उत्तर प्रदेश में मिलता है। स्तंभ गर्त ये बच्चों ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है। मध्य पाषाण कालीन अगला स्थल बेटा है महदाह। अच्छा, महदाह उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में। यहाँ पर भी लघु पाषाण काल, लघु पाषाण मिले हैं। यहाँ पर आभूषण और उपकरण मिले हैं। फिर अगला है बीरभानपुर। बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर भी उत्खनन करने से उस काल के पत्थर मिले हैं, लघु पाषाण मिले हैं, औजार मिले हैं। उसके बाद आदमगढ़ मध्य प्रदेश। आदमगढ़ मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले में स्थित है। और यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। देखो देखो देखो, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पशुओं को पालतू बनाने के पहले साक्ष्य मिले हैं, ऐसा लिखा गया है। और बच्चों उसके बाद पचमढ़ी। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में भोपाल के पास है, एक पर्यटन स्थल है। और पचमढ़ी में 2 प्रसिद्ध शैलाश्रय मिले हैं। पत्थरों से निर्मित 2 प्रसिद्ध गुफाएं मिली हैं। और ये शैलाश्रय भारत में सबसे प्राचीन मध्य पाषाण काल के शैलाश्रय हैं। और इनके नाम रखे गए हैं। एक का नाम है जम्बू द्वीप और दूसरे का नाम है डोरोथी द्वीप। तो जम्बू द्वीप और डोरोथी द्वीप नाम पत्थर की गुफाएं शैलाश्रय कहाँ मिले हैं बेटा? ये मिले पचमढ़ी में। और पचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, इलाहाबाद। फिर जलाहल्ली। जलाहल्ली कर्नाटक में है। और कर्नाटक में जो जलाहल्ली है वहाँ पर लघु पाषाण मिले हैं। और ये माइक्रोलिथ मिले हैं। उसका आकार कैसे? डी आकार का है और उसमें धार है। ये लघु पाषाण जलाहल्ली में मिले हैं। बच्चों ये मध्य पाषाण काल के स्थल। फिर टेरी। मध्य पाषाण काल के स्थल टेरी से मिला है। और ये टेरी की स्थल कहाँ? तमिलनाडु में। अच्छा, तमिलनाडु में यहाँ पर भी पत्थर मिले हैं। भूरा मृग पत्थर मिला है और उससे क्या बने हैं? लघु पाषाण बनाए गए हैं। ये मध्य पाषाण काल के स्थल थे। अब बच्चों अब हम लोग चर्चा करेंगे नवपाषाण कालीन स्थल। अच्छा, नवपाषाण कालीन स्थल में कई बड़ी चीज। नवपाषाण कालीन स्थल पहला स्थल मेहरगढ़। कौन सा बेटा बताओ? मेहरगढ़। पहले स्थल मेहरगढ़। और मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मिला है। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में नवपाषाण काल विश्व में सबसे पहले खेती करने के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ की विशेषता पूरी दुनिया में सर्वप्रथम सबसे पुराने खेती के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं, जो नवपाषाण काल का स्थल है। नवपाषाण काल का दूसरा स्थल है बुर्जहोम। अच्छा, बुर्जहोम कश्मीर में मिला है। और बुर्जहोम की विशेषता यहाँ पर जमीन के नीचे गर्त गृह मिले हैं। गड्ढे के नीचे जमीन खोद कर घर बनाए गए हैं। और बुर्जहोम की एक विशेषता और है बेटा। बुर्जहोम की विशेषता ये है कि बुर्जहोम में जब किसी मनुष्य को दफनाया जाता था तो उसके साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था। अच्छा, बुर्जहोम के बाद अगला जो स्थल है गुफकरल। क्या बताओ? गुफकरल, कुमार की गुफा। कुमार की गुफा गुफकरल कहाँ से मिली? कश्मीर से मिला। कहाँ से मिला? तो अच्छा, गुफकरल की विशेषता क्या है बेटा? गुफकरल की विशेषता है कि यहाँ पर खेती और पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। और गुफकरल के बाद कोल्डी हवा। कोल्डी हवा मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोल्डी हवा की क्या विशेषता है? पूरी दुनिया में चावल के सबसे पुराने साक्ष्य, धान की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य
कोल्डी हवा से मिले हैं। और ये कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में है। 6500 ईसा पूर्व में यहाँ पर चावल की खेती होती थी। यहाँ पर बेटा किसकी होती थी? चावल की खेती होती थी 6500 ईसा पूर्व में। अच्छा, मगर एक बात और नीचे लिखी है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक स्थान का नाम है लहुरा देव, और लहुरा देव से 9000 ईसा पूर्व पुराने चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और बच्चों, कोल्डी हवा के बाद मगहरा कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। और मगहरा की विशेषता क्या है? गोलाकार झोपड़ियां मिली हैं जो नवपाषाण काल से जुड़ी हुई। मगहरा के बाद चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के पास है। यहाँ की विशेषता क्या है? मधुमक्खी के छत्ते की तरह झोपड़ियाँ, 50 झोपड़ियाँ लगभग एक साथ जोड़कर बनाई गई हैं। ये कहाँ मिलती हैं? चौपानी मांडो में, मधुमक्खी के छत्ते आकार की झोपड़ियाँ। फिर चिरांद का है, बिहार में है, सारण जिले में है। कहाँ? सारण जिले में। और यहाँ पर हड्डी से बने हुए उपकरण मिले हैं बिहार के चिरांद से। बच्चों, फिर दाऊजली हार्डिंग नाम है, असम का स्थल है। और यहाँ से भी कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद सारूतारू असम से, और असम के निकट सारूतारू, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले हैं और उनमें चित्रकारी की गई है। सारूतारू असम में। अच्छा, संगनकुलु कर्नाटक ये भी नवपाषाण काल का स्थल है। और संगनकुलु कर्नाटक की विशेषता है बेटा, विशेषता ये है कि संगनकुलु कर्नाटक में राख का ढेर मिला। तो पशुओं को गोल बाड़े में बांधते थे। जब पशु का गोबर उसमें बहुत इकट्ठा हो जाता था तो उस गोबर में आग लगा देते थे, तो उसकी राख की ढेरी बन गई है। इससे ये पता चलता है कि पशु बाड़े में पशुपालन किया जाता था। इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? संगनकुलु कर्नाटक से मिलते हैं। फिर नवपाषाण काल के स्थल एक पिकली हल कहाँ बेटा? कर्नाटक में है। और इसमें भी इस बात का पता चलता है कि पिकली हल में नवपाषाण काल के लोग गाय, बैल, भेड़ बकरी पालते थे। तो बच्चों, आज हम लोग इतिहास में पाषाण काल की चर्चा कर रहे थे। मुख्य बिंदुओं की चर्चा कर ले, आप मुख्य बिंदु समझ लो, फिर भूगोल में आए। तो इतिहास में हमने पाषाण काल की चर्चा आरंभ की। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में 2 संस्कृतियां हैं, चापर चापिंग संस्कृति जिसको मद्रास संस्कृति कहते हैं, हैंड एक्स संस्कृति, चापर चापिंग संस्कृति जिसको सोहन घाटी संस्कृति कहते हैं, हैंड एक्स संस्कृति जिसको मद्रास संस्कृति कहते हैं। और पूरा पाषाण काल की खोज शुरुआत किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की, जिनको भारत में पाषाण काल का जनक कहा जाता है। मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या? फलक हैं। उच्च पूरा पाषाण मध्य पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या? फलक हैं। उच्च पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या? ब्लेड हैं। आग की खोज है। मानव ने आग की खोज किस काल में की? उच्च पूरा पाषाण काल में की। उच्च पूरा पाषाण काल में होमो सेपियंस मानव का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। उसके बाद हम लोगों ने मध्य पाषाण काल में 2 विशेषताएं, धनुष बाण की खोज हुई और माइक्रोलिथिक या लघु पाषाण जो बाण के आगे लगाए जाते थे। फिर नवपाषाण काल को क्रांतियों का काल कहते हैं। पशुपालन आरंभ हुआ, खेती शुरू हुई, मिट्टी के बर्तन बनाए गए और पहिए की खोज की गई। आज भी दुनिया की सभ्यता इस पे चल रही है। ये चारों क्रांतियां किसका? नवपाषाण काल में। बच्चों, अब आज हम लोग दूसरे भाग में भूगोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? भूगोल। तो भूगोल में इस पाठ की शुरुआत करेंगे, 3 पाठ हैं इसमें टीजीटी में। पाठ का नाम है पर्यावरण।
पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पर्यावरण। अच्छा, पर्यावरण के 4 भाग होते हैं। वायुमंडल एटमॉस्फेयर, स्थलमंडल लिथोस्फीयर, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, जैवमंडल बायोस्फीयर। और आज हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल। क्या बताओ? वायुमंडल। ये लिखा क्या हुआ है? पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का घेरा उसको वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का घेरा उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल का संगठन 3 चीजों से होता है। गैसें, जलवाष्प, धूल और धुएं के कण। वायुमंडल में मुख्यतः 2 गैसें हैं, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। और वायुमंडल में गैसों के साथ क्या है? जलवाष्प है। वायुमंडल में जलवाष्प लगभग 5% तक हो सकती है, 1 से 2% तक भी होती है। जलवाष्प को हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं। बेटा किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। जलवाष्प को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और वायुमंडल के संगठन में जो तीसरी चीज होती है उसको गैसें कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गैसें कहते हैं। गैस उसको हम लोग धूल और धुएं के कण कहते हैं। तो वायुमंडल का संगठन कितने चीजों? 3 चीजों से हुआ। गैसें, जलवाष्प, धूल और धुएं के कण। अच्छा, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या? बादल। बादल किसके बने होते हैं? जलवाष्प, धूल और धुएं के बने होते हैं। बादल चलते कैसे हैं? गैसों के चलने से चलते हैं। गैसें किधर से किधर चलती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। गैसें उच्च वायुदाब से अभी ये देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज और लिखी, एक चीज और देखिए। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है 78.84%। नंबर 2 पे ऑक्सीजन पाई जाती है 20.94%। नंबर 3 पर आर्गन, अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा आर्गन पाई जाती है 0.93%। और फिर आर्गन के बाद सबसे ज्यादा पाई जाती कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। इतनी कम मात्रा में है, तब भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार बेटा कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब यहां तक हमने क्या पढ़ा? यहां तक हम लोगों ने पढ़ा कि बेटा वायुमंडल का संगठन 3 चीजों से हुआ है। गैसें, जलवाष्प, धूल और धुएं के कण। गैसों में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन, 0.037% कार्बन डाइऑक्साइड। जलवाष्प, ह्यूमिडिटी, धूल और धुएं के कण, बादल बनते हैं। और बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। बच्चों, वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की संरचना किसी हुई है? वायुमंडल की संरचना विभिन्न परतों से हुई है। और वायुमंडल की जो पहली परत उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। मैं आप लोगों को जहां से पढ़ा रहा हूं ये कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल को हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर। अच्छा, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर। और क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है? मौसम संबंधी सभी परिवर्तन, बादल है, वर्षा है, गर्मी है, सर्दी है, कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर है, मगर भूमध्य रेखा में इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। ध्रुव में इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। कितनी बताओ? 8 किलोमीटर। अच्छा, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, परिवर्तन मंडल, मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। और जो दूसरा मंडल है क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत को क्षोभ सीमा कहते हैं। यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटित होती हैं। अच्छा, ट्रोपोपास के बाद अगला है समताप मंडल। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। स्ट्रेट मतलब सीधा। वह मंडल जहां पर समताप, तापमान क्या होता है? समान होता है। और जब तापमान समान होता है तो वायुदाब भी समान होता है। वायुदाब भी समान होता है तो आंधी, अंधड़, तूफान नहीं आते। इसीलिए जब जेट हवाई जहाजों को दूर की यात्रा करनी होती है तो किस मंडल में करते हैं? समताप मंडल में करते हैं।
किस मंडल में बेटा करते बताओ? समताप मंडल में करते हैं। अच्छा, समताप मंडल की औसत ऊंचाई 32 किलोमीटर तक है। समताप मंडल के बाद समताप मंडल की ऊपरी परत को ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन किसका अपरूप है? ऑक्सीजन का अपरूप है। और ओजोन मंडल का काम क्या है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेना और शोषित कर लेना, उसके हानिकारक प्रभाव से बचाना। वर्तमान समय में मगर फ्रिज और एसी से निकलने वाले सीएफसी गैसों से ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं। ओजोन मंडल के बाद जो अगली परत है उसको हम लोग कहते हैं मध्य मंडल। यहाँ पे हेडिंग नहीं पड़ी है, पांचवा मंडल है मध्य मंडल। और मध्य मंडल को हम लोग मेसोस्फीयर कहते हैं, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल को क्षोभ सीमा को ट्रोपोपास, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन मंडल को ओजोनोस्फीयर, और उसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल को मेसोस्फीयर कहते हैं। और जो मध्य मंडल है इसकी 3 विशेषताएं हैं। वायुमंडल का न्यूनतम तापमान -55 डिग्री सेल्सियस मध्य मंडल में है। और मध्य मंडल की दूसरी विशेषता है उल्का पिंडों का जलना, तारों के टूटने की घटना किस मंडल में होती है? मध्य मंडल में होती है। और मध्य मंडल की तीसरी विशेषता व्युत्क्रम तापमान। नियम क्या कहता है? नियम कहता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है, मगर मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ता है। इसको व्युत्क्रम ताप कहते हैं, रेसिप्रोकल टेम्परेचर कहते हैं। ये किस मंडल में पाए? मध्य मंडल। अच्छा, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल। आयन मंडल 60 किलोमीटर 80 से 60 किलोमीटर से शुरू होता है और 80 किलोमीटर कहीं कहीं 500 किलोमीटर तक क्या है? आयन मंडल। अच्छा, इसका नाम आयन मंडल क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें ऋण और धन आयनित कण पाए जाते हैं। अच्छा, इसी आयन मंडल के कारण मोबाइल का नेटवर्क चलता है। इसी आयन मंडल के कारण टीवी का DTH का नेटवर्क आता है, सिग्नल आता है। ये किससे संभव हुआ? आयन मंडल। और जो वायुमंडल की अंतिम परत है बेटा उसको बहिर्मंडल कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और एक्सोस्फीयर में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, नाइट्रोजन नहीं पाई जाती। कौन सी गैसें पाई जाती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। ये बच्चों वायुमंडल की विभिन्न परतें, वायुमंडल की विभिन्न परतें। अब बेटा देखना, अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट। क्या पढ़ेंगे बेटा? पृथ्वी का ऊष्मा बजट। अब ये लिखा हुआ है मगर मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, यहां ऊपर लिख के। ऊष्मा बजट क्या है? पृथ्वी का ऊष्मा बजट, मान लो सूर्य से 100 इकाई चली। कितनी इकाई? 100 में से रास्ते में 35 किरणें वापस जाती हैं। जो 35 किरणें 100 में से रास्ते में वापस जाती हैं इसको कहते हैं एल्बिडो। क्या कहते हैं बेटा बताओ? एल्बिडो। फिर 100 किरणें चली सूर्य से, रास्ते में 35 रुक गई, एल्बिडो कहलाती हैं। फिर जब वायु आई 35 क्या बचे? 65। तो 65 में से 65 ये आ गई 65 वायुमंडल में, और 65 में से 14 किरणें। कितनी किरणें? 14 किरणें किसके द्वारा अवशोषित कर लेती हैं? जल वाष्प और बादलों द्वारा। तो पृथ्वी पर आई कितनी? 51 तरंगे। और जब पृथ्वी पर 51 तरंगे आती हैं तो 51 में से 17 स्थल मंडल से सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं। तो पृथ्वी को मिलती कितनी है? 51 - 17 बराबर 34। और जो 34 तरंगे पृथ्वी को प्राप्त होती हैं इसी को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऊष्मा बजट कहते हैं। बच्चों 100 तरंगे चली, रास्ते में कितने गए? 35। इसको कहते हैं एल्बिडो कहते हैं। पृथ्वी के आसपास पहुंची 65, वायुमंडल ने कितनी वापस कर दी? 14। धरती के स्थल मंडल में आई 51, 17 वापस चली गई, बची कितनी? 34। तो बताओ पृथ्वी का ऊष्मा बजट बेटा कितना है? बताओ ऊष्मा बजट कितना है पृथ्वी का? ऊष्मा बजट कितना है? पृथ्वी का ऊष्मा बजट है 34। बच्चों फिर
ऊष्मा बजट के बाद, ऊष्मा बजट के बाद बच्चा, ऊष्मा बजट के बाद अब हम लोग ऊष्मा बजट के बाद, अब हम लोग ऊष्मा बजट के बाद बेटा चर्चा करेंगे ताप का प्रादेशिक वितरण। पूरी दुनिया में ताप का प्रादेशिक वितरण, पूरी दुनिया में ताप के प्रादेशिक वितरण को हम लोग, पूरी दुनिया में ताप के प्रादेशिक वितरण को हम लोग 3 भागों में बेटा बांटते। कितना बताओ? 3 भागों में। उष्ण ताप कटिबंध, शीतोष्ण ताप कटिबंध, शीत ताप कटिबंध। अगर ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये बेटा क्या है बताओ? भूमध्य रेखा है। और ये क्या है? कर्क रेखा है। ये क्या है? मकर रेखा है। ये क्या है? उत्तरी उपध्रुवी वृत्त है। ये क्या है? दक्षिणी उपध्रुवी वृत्त है। अगर ऐसा हम लोग कर ले तो 3 ताप गठबंध साफ साफ हैं। ये जो है ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा है, मकर रेखा, ये कौन सा ताप गठबंध है? उष्ण ताप गठबंध है। और इस भाग में साल भर गर्मी पड़ती है, शीत ऋतु नहीं होती। दूसरा ताप गठबंध कर्क, ये 23.5 से 66.5 उत्तर और 23.5 से 66.5 दक्षिण, इसको कहते हैं शीतोष्ण ताप कटिबंध। क्या बताओ बेटा? शीतोष्ण। ये भी क्या बताओ? शीतोष्ण ताप कटिबंध। और यहाँ पर सर्दी और गर्मी 2 ऋतु में होती हैं। और तीसरा भाग कौन सा? तीसरा कौन सा बेटा? शीत ताप कटिबंध, 66.5 से लेकर 90 अंश। और ये भी क्या है? शीत ताप कटिबंध, 66.5 से लेकर 90 अंश। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु नहीं होती, साल भर ठंडी पड़ती है। और ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं। उष्ण कटिबंध को ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध को टेम्परेट जोन कहते हैं, और शीत ताप कटिबंध को टॉरिड जोन कहते हैं। बेटा क्या कहते बताओ? टॉरिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉरिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉरिड जोन कहते हैं। बच्चों ये देखो, फ्रिगिड जोन या टॉरिड जोन कहते हैं किसको? शीत ताप। अब तापीय विलोमता की दशाएं बड़े संक्षेप में समझिएगा। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि अगर हम धरती की ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे तो नियम कहता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होगा? कम होगा। तो इसका मतलब नीचे तापमान अधिक और ऊपर तापमान कम। मगर इसके उल्टा हो जाए, जमीन में तापमान कम और ऊपर तापमान अधिक, तो उसको कहते हैं तापीय विलोमता की दशाएं। अच्छा, तापीय विलोमता दशा का कारण क्या है? रात्रि का लंबा होना। अगर रात बहुत लंबी होगी तो नीचे ठंडक हो जाएगी और ऊपरी वायुमंडल गर्म हो जाएगा। दूसरा कारण क्या है? शुष्क वायु। अगर नीचे की वायु शुष्क होगी तो वो बहुत तेजी से ठंडी होगी, इधर ठंडक हो जाएगी, ऊपरी भाग क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तीसरा क्या बताओ? स्वच्छ आकाश। अगर आकाश स्वच्छ होगा, विकिरण पूर्णता हो जाएगा तो नीचे ठंडक हो जाएगी, ताप की इकाई बचेगी नहीं, तो नीचे ठंडा हो जाएगा और ऊपर गर्म हो जाएगा। इसको व्युत्क्रम तापमान कहते हैं। फिर उसके बाद हिमाच्छादित धरातल। यदि जहाँ पर धरातल है वहाँ चारों ओर बर्फ है तो बर्फ में क्या होता है बेटा? बर्फ के कारण नीचे वाला भाग ठंडा और ऊपर भाग गर्म हो जाता है। जबकि नियम क्या कहता है? नीचे ठंडा होगा, ऊपर गर्म होगा। इसी को हम लोग ताप की विलोमीयता कहते हैं। बच्चों फिर अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्पन और संघनन। सबसे पहले वाष्पीकरण की चर्चा कर लें। हमारी पृथ्वी जलीय ग्रह है। कैसा ग्रह है? जलीय ग्रह है। इसके 71.8% भाग में जल है। और इस जल में जब सूर्य की गर्मी पड़ती है तो जल किस में बदलता है? वाष्प में बदलता है।
और ये जलवाष्प कहाँ पहुंचती है? ये जलवाष्प कहाँ पहुंचती है? वायुमंडल में पहुंचती है। तो जल का जलवाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। अच्छा, वाष्पीकरण के दौरान ताप परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं एडियाबेटिक ताप परिवर्तन। अच्छा, एडियाबेटिक ताप परिवर्तन क्या है? वायु जब नीचे से ऊपर जाती है तो ठंडी जाती है, हालांकि उसको ठंडक नहीं दी जाती। तो जब वायु नीचे से ऊपर जाए और उसमें बिना अतिरिक्त उष्मा दिए ठंडक उत्पन्न हो जाए तो इसको एडियाबेटिक परिवर्तन कहते हैं। अच्छा, एडियाबेटिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। अगर वायु शुष्क है तो उसको ड्राई एडियाबेटिक चेंज कहते हैं। अच्छा, शुष्क वायु अगर 1000 मीटर जाएगी तो 1000 मीटर में 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम हो जाएगा। तो आप बताओ, याद रखोगे ना कि शुष्क वायु का एडियाबेटिक परिवर्तन दर कितना है? 1000 मीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी वायु क्या है? दूसरी वायु क्या है? आर्द्र, मतलब अगर वायु में नमी है तो नम वायु की, मॉइस्चर वायु की, वेट वायु की एडियाबेटिक परिवर्तन दर क्या होगी? अगर नम वायु है और अगर ये ऊपर जाती है तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो ड्राई एडियाबेटिक परिवर्तन कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। और वेट या एडियाबेटिक परिवर्तन कितना है? 6 डिग्री सेल्सियस। मगर तीसरी दर दी गई बच्चों, पर्यावरणीय ताप पतन की दर। अच्छा, पर्यावरणीय ताप पतन की दर क्या है? सामान्य नियम क्या है? सामान्य नियम ये कहता है कि अगर 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो धरती पर अभी तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस है, तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना होगा? 20 डिग्री सेल्सियस होगा, -6.5 हो जाएगा। इसको पर्यावरणीय ताप पतन की दर कहते हैं। बच्चों, फिर क्या बात है? संघनन और संघनन के रूप। अच्छा, संघनन और संघनन के रूप यहां पे मैं लिख देता हूं, बेटा लिखा नहीं। कंडेंसेशन, संघनन। संघनन क्या है? जो जलवाष्प वायुमंडल में जाती है पुनः वर्षा, पाला, कोहरा, हिमपात, तुषार में बदल जाती है, ओला में बदल जाती है, ओस में बदल जाती है, इसी को संघनन कहते हैं। अच्छा, संघनन के विभिन्न रूप। सबसे पहला रूप कौन सा है बेटा? बताओ। वर्षा है। दूसरा रूप पाला है। तीसरा रूप ओस है। चौथा रूप कौन है बताइए? ओला है। क्या बताओ? ओला है। ये किसके रूप हैं? संघनन के रूप है। फिर इसका रूप क्या है? ओस है। क्या है बताओ? ओस है। फिर क्या है? फिर क्या है? ओस के बाद क्या है? हिमपात है। क्या बताओ बेटा? हिमपात है। क्या बताओ? हिमपात है। हिमपात के बाद संघनन का रूप क्या है? कोहरा है। क्या है बताओ? कोहरा है। क्या है बेटा? कोहरा है। और संघनन का रूप क्या है? धुंध है। ये संघनन के रूप हैं। मगर विकल्प में धुआं देते हैं। धुआं जो है संघनन का रूप नहीं है। तो बताओ, वाष्प का विभिन्न रूपों में बदलना संघनन है। और संघनन के रूप क्या हैं? वर्षा, पाला, ओस, ओला, हिमपात, कोहरा, धुंध। ये बेटा किसके रूप हैं? बताओ किसके रूप हैं? ये संघनन के रूप हैं। अब बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे, आखिर में पढ़ेंगे संघनन का सबसे लोकप्रिय रूप है वर्षा। क्या है बेटा? वर्षा।
वर्षा इस दुनिया में संघनन का सबसे पॉपुलर प्रकार है। वर्षा रेन कहते, रेन फॉल कहते हैं। दुनिया में वर्षा 3 प्रकार की होती है। पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा। पहली प्रकार की वर्षा लिखी पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा कैसे होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। गर्मी की ऋतु में क्या होता है? इसमें गर्म हो जाता है, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है, देर से गर्म होता है, वह उच्च वायुदाब होता है। तो पवन किधर से किधर चलती है? सागर के स्थल की ओर चलती है। और सागर से जो पवन चलती है उसमें क्या होती है? आर्द्रता होती है। और सागर से आर्द्रता वाली पवनें आती हैं, और ये पवनें किससे टकरा जाती हैं? पर्वतों से टकरा जाती हैं, ऊंचे पेड़ों से टकरा जाती हैं, वर्षा होती है। इसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और हमारे 95% वर्षा बेटा किससे होती है? पर्वतीय वर्षा होती है। दूसरे प्रकार की जो रेन है उसको हम लोग संवहनी वर्षा कहते हैं, कन्वेक्शनल रेन कहते हैं। संवहनी वर्षा कहाँ होती है? भूमध्य रेखा में होती है। और भूमध्य रेखा में साल भर गर्मी पड़ती है। सुबह सुबह बहुत गर्मी पड़ती है, 12-1 बजे तक जलवाष्प ऊपर चली जाती है, और जलवाष्प और भूमध्य रेखा के ऊपर संवहनीय धाराएं चल रही हैं। संवहनीय धाराएं ठंडी होती हैं। जलवाष्प ऊपर गई, संवहनी धारा से ठंडी हो गई, ठंडी होकर शाम के कपासी मेघ बन गए। और शाम को 4-5 बजे रोज कहाँ वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। अमेजन वर्षा वन ब्राजील में होती है, कांगो जायरे वन अफ्रीका में होती है, इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में, मलेशिया पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया तक के क्षेत्रों में कैसी वर्षा? संवहनी वर्षा। और बच्चों, जो तीसरे प्रकार की वर्षा है उसको चक्रवाती वर्षा कहते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। अच्छा, चक्रवाती वर्षा, चक्रवातों से तो पहला सवाल उठता है, चक्रवात कब आएंगे? जब स्थायी पवनों के वाताग्र, स्थायी पवन बेटा हम चर्चा करेंगे। स्थायी पवन के बारे में, विश्व की हवा के बारे में अगले पीरियड में चर्चा करेंगे। अच्छा, स्थायी पवन है कौन सी? व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है, ध्रुवी पवन है। और जहां कहीं भी पछुआ पवन और व्यापारिक पवन के वाताग्र मिलेंगे वहां क्या उत्पन्न होंगे? चक्रवात। हवाएं चक्कर लगाने लगेंगी, और चक्कर लगाती हैं तो आसपास की जलवाष्प ठंडी होकर क्या करती है? तूफान के साथ वर्षा करती है। ऐसी वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। चक्रवाती वर्षा ज्यादातर कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर होती है। चक्रवाती वर्षा होती कहाँ है? चीन में होती है। वहां पर इन चक्रवातों को टाइफून कहते हैं। ये वर्षा अमेरिका में होती है, चक्रवाती वर्षा, वहां पर चक्रवातों को टार्नेडो कहते हैं। ये चक्रवाती वर्षा वेस्ट इंडीज में होती है, वहां पर इन चक्रवातों को हरिकेन कहते हैं। ये चक्रवाती वर्षा ऑस्ट्रेलिया में होती है, वहां पर इन चक्रवातों को विली विली कहते हैं। तो बताओ, दुनिया में वर्षा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर 1 कौन सी बताइए बेटा? पर्वतीय वर्षा। नंबर 2 संवहनी वर्षा। नंबर 3 चक्रवाती वर्षा। बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा क्या? पुरापाषाण काल, उसके 3 भाग, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल के 3 भाग, उच्च पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल के 3 भाग, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। फिर पढ़ा मध्य पाषाण काल, फिर पढ़ा नवपाषाण काल, उनके स्थल। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा वायुमंडल, वायुमंडल का संगठन, गैसें, जलवाष्प, धूल और धूल के कण। फिर पढ़ा वायुमंडल की विभिन्न परतें, संरचना, क्षोभ सीमा, समताप मंडल, ओजोन मंडल, कौन सा मंडल? ओजोन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? आप ने क्या पढ़ा? वाष्पन में क्या पढ़ा? एडियाबेटिक परिवर्तन की। अगर ड्राई है तो 10 डिग्री सेल्सियस, अगर वेट है तो 6.5 डिग्री सेल्सियस, अगर सामान्य है 6 डिग्री सेल्सियस, अगर सामान्य है पर्यावरणीय तापमान कितनी है? 6 सेल्सियस। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? संघनन, जो वाष्प ऊपर जाती है संघनित नीचे आती है।
संघनन के रूप क्या हैं? वर्षा, पाला, ओला, कोहरा, हिमपात, धुंध, तुषार, ये क्या है संघनन? संघनन का सबसे पॉपुलर रूप क्या पढ़ा? वर्षा। दुनिया में वर्षा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पर्वतीय वर्षा जो भारत में होती है, संवहनी वर्षा जो भूमध्य रेखा में होती है, और चक्रवाती वर्षा जो चीन, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होती है। अब बच्चों, अब हम लोग आज कुछ प्रश्नों के, पहला सवाल बच्चों बहुत ध्यान से, जो बच्चे पूरा पाठ पढ़े अब सवाल जवाब दीजिएगा, मैं रुकूंगा। भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक कहे जाते हैं। द फादर ऑफ प्री हिस्ट्री पीरियड इन इंडिया इज कॉल्ड, बताइए कौन है? सभी लोग सर जॉन मार्शल, नाम ही नहीं आया अभी तक। रॉबर्ट ब्रूसफुट, मार्टिन व्हीलर, एमएस वत्स। उत्तर सही है, सही है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। किसकी खोज की? हैंड एक्स की खोज की। कहाँ की? मद्रास के पास पल्लावरम में की। अच्छा, दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है। निम्न, पूरा पाषाण काल के 3 भाग, निम्न, मध्य और उच्च। निम्न पुरा पाषाण काल में मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले इनमें से कौन सा हथियार नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेपन यूज्ड टूल्स? वेपन से टूल्स, नॉट ए टूल या टूल आर वेपन यूज्ड बाय ह्यूमन इन द पैलियोलिथिक पीरियड। निम्न पुरा पाषाण काल में, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में किसका प्रयोग नहीं करते थे? चापर का करते थे, चापिंग का करते थे, हैंडेक्स का करते थे, ब्लेड का नहीं करते थे। ब्लेड का कब किया? उच्च पुरा पाषाण काल में। फलक का कब किया? मध्य पुरा पाषाण काल में। शाबाश बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है लघु पाषाण, माइक्रोलिथ किस काल के औजार हैं? माइक्रोलिथ्स आर टूल्स ऑफ विच पीरियड? किस काल के औजार है? बताइए बताइए। माइक्रोलिथ, धनुष बाण, धनुष बाण। क्या बात है, क्या बात है, कई बच्चों ने बताया। उत्तर है लघु पाषाण। माइक्रोलिथ किस काल के हैं? मध्य पाषाण काल के, मेसोलिथिक एज के हैं, पूरा पाषाण काल के नहीं हैं। नव पाषाणता, उत्तर से ही क्या होगा? मध्य पाषाण काल। कौन बताओ? मेसोलिथिक एज में धनुष बाण और लघु पाषाण का उपयोग करते थे। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल बहुत सुंदर। नवपाषाण काल में खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। खेती के प्राचीन कहां से? बताइए। मेहरगढ़ से, बुरझोम से, गुपकरल से, चिरांद से। और आप लोग तो कई लोग याद कर रहे हो। अच्छा, चिरांद कहां? बिहार में, बिहार में सारण जिले में। यहां पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। गुपकरल क्या? कुमार की गुफा है, यहां पर खेती और पशुपालन। बुरझोम क्या है? गर्त गृह मिले हैं। उत्तर से ये मेहरगढ़। क्या बात है आपने, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। दुनिया में सबसे पहले खेती के साक्ष्य बेटा कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, अगला सवाल है बेटा, अगला जो सवाल है वायुमंडल का संगठन। अगला एक सवाल रह गया बेटा। क्या बात है, क्या बात है, ये तो रह जा रहा था, मैं ध्यान नहीं दिया। नवपाषाण कालीन स्थल कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? द नियोलिथिक साइट कोल्डी हवा इज लोकेटेड इन द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? बताइए बताइए। गोरखपुर, नाम ही नहीं आया पूरे पाठ में। इलाहाबाद, पता नहीं। जौनपुर, नाम ही नहीं आया। देवरिया, नाम ही नहीं। उत्तर क्या है? बोलिए बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। उत्तर इलाहाबाद। कोल्डी हवा में 6500 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले। अच्छा, कोल्डी हवा से पुराने चावल साक्ष्य कहां से मिले? याद करो। लहुरा देव, 9000 ईसा पूर्व संत कबीर नगर में, लहुरा देव में और प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं। बच्चों, अगला सवाल आपके लिए। वायुमंडल का संगठन होता है, अभी चर्चा हुई। बताइए, गैसों से, बताइए जलवाष्प से, धूलकणों से, उपरोक्त सभी। बताइए। क्या बात है, गैसों, जलवाष्प, धूलकणों तीनों से होती है वायुमंडल की संरचना। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा बच्चों, अगला सवाल। वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? ऊष्मा मंडल में? अच्छा, आयन मंडल में? अच्छा, क्षोभ मंडल में?
क्या बात है, क्या बात है। क्षोभ मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परिवर्तन मंडल। अच्छा, जो परिवर्तन मंडल कहते हैं, कैसा परिवर्तन होता है? मौसम संबंधी परिवर्तन होता है, और इसीलिए इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो बताओ, मौसम संबंधी परिवर्तन किस मंडल में? क्षोभ मंडल में होता है। सी आंसर सही है। अच्छा, फिर देखे बेटा, फिर देखे, पृथ्वी को कितने ताप कटबंधों में अभी बांटा था बताओ? 7 में, 3 में, 4 में, 5 में? देर नहीं लगी, 3। कौन कौन से बोलिए? उष्ण ताप कटिबंध ट्रॉपिकल जोन, शीतोष्ण ताप कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन। अच्छा, शीत ताप कटिबंध जिसको हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन, क्या कहते हैं? टॉरिड जोन, फ्रिगिड जोन कहते हैं। 3 उत्तर सही, उत्तर सही है 3। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टेम्परेचर जोन्स? 3। मगर यहीं पर, यहां पर होता एटमॉस्फेयर प्रेशर जोन होता, एयर प्रेशर जोन होता, वायु दाब होता। तो वायु दाब जोन पृथ्वी पर है 7, मगर टेम्परेचर जोन कितने हैं? 3। तो बच्चों, ये भी आप लोगों ने बता लिया। अगला सवाल, 9वां सवाल, सूर्य की वह उष्मा, अभी बताना आराम से। सूर्य की वह उष्मा जो वायुमंडल को गर्म नहीं कर पाती, बल्कि शून्य में वापस लौट जाती है। मैंने अभी आपको क्या बताया? 100 किरणें आती हैं, 35 वापस लौट जाती हैं, वायुमंडल को गर्म नहीं कर पाती। उसको क्या कहते हैं? बताओ बताओ बताओ। हाँ, अल्निनो, लालिनो, रेडिएशन, एल्बिडो। क्या बात है, उत्तर सही है डी, एल्बिडो। क्या बताओ? एल्बिडो। और बच्चों, आज का आखिरी सवाल, संघनन का रूप नहीं है, आराम से देखो। ओला है, ओस है, वर्षा है, धुआं है। धुआं नहीं है, उत्तर सही है ए। वर्षा, ओस और ओला है, धुआं नहीं है। बच्चों, आज हम लोगों ने शुरुआत की। आगे बच्चों फिर आप लोग उत्साह से लगिएगा, बहुत कोशिश करना है हमको, कोई लक्ष्य संभव नहीं है। फिर मैं एक बार दुष्यंत कुमार की पंक्तियां कह रहा हूं। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बच्चों, हथियार निकालो यारो, सोचो मत। फार्म भरा है तो पास परीक्षा कर डालो यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। सभी को नमस्ते, नमन, नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते, नमन। सभी को नमस्ते, नमन, नमस्कार बच्चों।